अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई डी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। फॉलिंग शॉर्ट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा हुआ डेटा प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर। थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको आना चाहिए मज़ा। कोशिश करूँगा मैं इसको कहानी की तरह आपको समझाऊँ, है ना। पढ़ते जाना मेरे साथ लाइक अ स्टोरी। आज का मोटिवेशन क्विज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस आर्टिकल में जो भी सीखोगे इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, सारा का सारा नॉलेज अप्लाई होगा इस क्विज़ पे। ढंग से देख लो अच्छे से, सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले एक ट्राई दे सकते हो, सेशन के लास्ट में मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। मन आपका ये होना चाहिए कि मैं 5 में से 5 मार्क्स लूँगा, आधा घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है फॉलिंग शॉर्ट। कल ही एक ईडियम आई थी अपने पास, लिव अप टू। अगर क्लासेस रोज़ करते हो तो इस ईडियम के बारे में आपको पता होगा, कल ही आई थी। इसका मतलब होता है खरा उतरना, किसी चीज़ पे खरा उतरना, किसी वादे पे, भरोसे पे, एक्सपेक्टेशन पे। लिव अप टू का बिल्कुल उल्टा होता है फॉल शॉर्ट ऑफ। टू फेल टू लिव अप टू इज इक्वल टू फॉल शॉर्ट ऑफ। जो आपसे वादा है, जो आपसे आशाएं हैं, आप उन पे खरा नहीं उतर पाए। आ गया समझ में। कह रहा है फॉलिंग शॉर्ट, नहीं उतर पाए खरा। अच्छा भाई, किस पे नहीं खरा उतर पाए? ऑन डेटा प्रोटेक्शन प्रोविसोस। उन प्रोविसोस पे, उन कानूनों पे, उन रूल्स पे, नियमों पे जो लिखे गए हैं डेटा प्रोटेक्शन पे, आपके और मेरे पर्सनल डेटा की जो है प्रोटेक्शन पे। आ गया समझ में। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है ये भी डिटेल में अपने देख लेंगे। प्रोविसो नाम के वर्ड को देख लेना। इसका मतलब होता है प्रोविजन, रूल या क्लोज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोविसो और प्रोविजन दोनों वर्ड्स सेम है, मीनिंग भी सेम है। फिर भी दो वर्ड्स क्यों बनाए गए हैं? लीगल लैंग्वेज में प्रोविसो नाम का वर्ड यूज़ होता है। अगर कुछ जजमेंट पढ़ रहे हो कोर्ट की, कोई कानून पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, बिल पढ़ रहे हो, तो प्रोविजन नहीं प्रोविसो लिखा होगा, है ना। तो इस तरह से वर्ड्स दोनों सेम ही हैं, लेकिन अलग अलग हालात में, अलग अलग सिचुएशन में दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना इस वीडियो को, अगर आपके काम आती है तो। कह रहा है जेपीसी विल गिव्स मच लीवे टू गवर्नमेंट टू एग्जाम्प्ट इट्स एजेंसीज फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन प्रोविसोस। कह रहा है जेपीसी का जो बिल है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सरकार में बीजेपी और जो विपक्ष है जो कांग्रेस, दोनों की मिली जुली एक कमेटी होती है किसी मुद्दे पे, उसको बोलते हैं जेपीसी। कह रहा है जेपीसी ने जो रेकमेंड किया ना बिल, जो कानून, वो देता है बहुत सारे लीवे को, बहुत सारी आज़ादी को। और किसको? हमारी सरकार को। अच्छा, किस काम की आज़ादी? एग्जेम्प्ट करने की, राहत देने की इसकी एजेंसीज़ को, सरकारी एजेंसीज़ को, सीबीआई को, ईडी को। और किससे? डेटा प्रोटेक्शन की प्रोविसोस से। वो सारी प्रोविसोस, वो सारे प्रोविज़न जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो हुआ क्या, सरकार एक ऐसा कानून लेके आने वाली है जिसमें सरकारी एजेंसीज़ आपका और मेरा फ़ोन कभी भी टैप कर सकती हैं। उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी डेटा प्रोटेक्शन की प्रोविज़न से, लेकिन प्राइवेट कंपनियां हमारा फ़ोन टैप नहीं कर सकती, है ना। डेटा तो प्रोटेक्ट होगा, लेकिन सरकार की एजेंसियों के लिए ये रूल लागू नहीं होगा। तो किसी की भी जासूसी हो सकती है, किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, किसी का भी फ़ोन टैप किया जा सकता है, अगर आपके ऊपर सरकार को शक है। तो ये नया रूल जो है, नया प्रोविज़न ऐसा बताता है। आगे समझ में। जेपीसी बिल की वर्ब है गिव्स, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लीवे का मतलब होता है स्कोप, फ्रीडम, काम करने की आज़ादी। इसको एल्बो रूम भी बोलते हैं। इस वर्ड को भी डिटेल में देखेंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है डिस्काउंट करना, कंसेशन देना, है ना, किसी चीज़ से राहत देना। आपको अगर एग्जेम्पशन मिल जाए तो आपको वहाँ पे, जैसे फीस है, फीस में एग्जेम्पशन मिल गया तो आपको फीस नहीं पे करनी है ना, डिस्काउंट मिल गया। प्रोविसो आप जानते हैं, प्रोविज़न को बोलते हैं। चलिए समरी दूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये कहानी की तरह है पूरा आर्टिकल। उससे पहले इस आर्टिकल के सारे वर्ड्स को देख लेते हैं ताकि स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। एक चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं। एक ही पैकेज में 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे
399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का, मैं डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। चलो आ जाओ, ये सारे वर्ड्स हैं अपने, नए पुराने सभी वर्ड्स इसी में डालता हूँ, है ना। इस शीट को आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हो। रोज़ सुबह इसी ग्रुप में 7 बजे मैं आपको बता देता हूँ शाम को कौन सा एडिटोरियल करवाऊँगा, PDF के साथ सुबह आपको मिल जाता है। देखो आज अपने पास पुराने वर्ड्स हैं, डाइवर्जेंस, लैंडमार्क, प्रोन, अशर इन, कमेंसुरेट और एक ही नया वर्ड है लीवे। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पुराने वर्ड्स को एक बार अपने दिमाग में रिपीट कर लो, फिर मैं डिटेल में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस 2 वर्ड्स थे। कन्वर्जेंस का मतलब होता है आ मिलना, अग्रीमेंट में होना। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में जाना, डिसअग्रीमेंट में होना। डाइवर्जेंस मतलब डिसअग्रीमेंट, डिफरेंस या डिसकॉन्टेंट। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ रिच एंड पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डिसअग्रीमेंट है, जो डाइवर्जेंस है, जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच की इनकम का, वो बढ़ता जा रहा है, इज इंक्रीजिंग। तो डाइवर्जेंस को आप इस आर्टिकल में आज देखोगे, इसका एक सिनोनिम है डिस्कॉन्टेंट, इसको भी आप देखने वाले हो ना। डिसेंट, डिसेंट इसका एक सिनोनिम है जिसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। चलिए, लैंडमार्क, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, है ना, मान लो आप जा रहे हो जयपुर से दिल्ली, तो रास्ते में लैंडमार्क्स मिलेंगे आपको। लैंडमार्क पे लिखा होगा अब दिल्ली इतना दूर रह गया है, 420 किलोमीटर्स, 418 किलोमीटर्स। तो जो मील का पत्थर होता है उसी को बोलते हैं इंग्लिश में लैंडमार्क। अब उस लैंडमार्क का एक काम और भी होता है, आपके सफ़र के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव को बताना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ को बताना। जैसे आपने आधा सफ़र तय कर लिया है तो वो लैंडमार्क बताएगा कि आपका आधा सफ़र हो चुका है। लैंडमार्क का यही काम होता है इंग्लिश में, समथिंग यूनिक और हिस्टोरिकल को बताने वाला कहलाता है लैंडमार्क। अब मील के पत्थर से आप इसको जोड़ के एनालॉजी दे रहा हूँ मैं आपको ना, लैंडमार्क उसको भी बोलते हैं और वैसे कोई यूनिक और हिस्टोरिकल चीज़ को भी बोलते हैं। अब इस सेंटेंस से समझोगे आप, द SC हैज़ इशूड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया है एक मील के पत्थर वाली वर्डिक्ट इस मैटर के ऊपर। तो ऐसा वर्डिक्ट दिया है जो हमेशा मुड़ के देखा जाएगा, लैंडमार्क है, हिस्टोरिकल है, अपने आप में यूनिक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका रास्ते का मील का पत्थर होता है। समझ में आ गया? इसको माइल पोस्ट, वाटरशेड भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, टर्निंग पॉइंट जहाँ से चीज़ें टर्न करती हैं। प्रोन का मतलब होता है वल्नरेबल, डिफेंसलेस। किसी चीज़ के सामने आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं है तो आप प्रोन हो उस चीज़ के सामने। जैसे वायरस के सामने हम सभी हैं, कोई कमज़ोर आदमी है, कोई अच्छा आदमी है, तगड़ा आदमी है, वायरस तो वायरस है ना, सभी को जो है वायरस अफेक्ट करेगा। तो वी आर प्रोन टू द वायरस। पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्वड इन क्राइम्स। पुअर और गरीब लोग जो होते हैं, इलिटरेट लोग जो होते हैं, वो डिफेंसलेस होते हैं क्राइम के सामने। कुछ चारा उनके पास होता नहीं है ना, मजबूरी में आके वो क्राइम करने लगते हैं। तो इसको ससेप्टिबल भी बोलते हैं। ससेप्टिबल इसका सिनोनिम है, आज आर्टिकल में आप देखोगे। ध्यान रखना, प्रोन टू, ससेप्टिबल टू, वल्नरेबल टू, इनके बाद में टू फिक्स्ड है। चलो, अशर इन, किसी चीज़ को लेकर के आना, पहली बार इंट्रोड्यूस करना, सबके सामने रखना, है ना। अशर इन का सिनोनिम होता है कम अप विद। किसी चीज़ को कम अप विद करना या अशर इन करना एक ही बात है। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, या कोल्ड वॉर केम अप विद अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो शीत युद्ध था वो न्यूक्लियर वेपन्स के, नाभिकीय जो वेपन्स हैं उनकी एक नई एरा, नए युग को लेकर के आया। तो इसको आप आज आर्टिकल में देखोगे, कम अप विद का मतलब यही होता है, अशर इन। पुराना वर्ड है कमेंसुरेट। मैंसुरेशन आप जानते हैं अगर आपने पढ़ी हो मैथमेटिक्स, जिसमें आप चीज़ों को नापते हैं, किसका कितना एरिया, पैरामीटर, किसका कितना जो है वॉल्यूम। मैंसुरेशन का मतलब ही होता है नापना। जब दो चीज़ें कमेंसुरेट है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नापी जा सकती हैं, कंपेरेबल हैं। सम थिंग्स या टू थिंग्स विच आर कंपेरेबल इन साइज आर कॉल्ड कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का सिनोनिम है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, जिसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। हिज सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी सैलरी बिल्कुल भी कमेंसुरेट नहीं है उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास बहुत कम है, सैलरी बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनेट नहीं है। आगे वर्ड समझ में, को प्लस में मैंसुरेट। लास्ट वर्ड है लीवे। अभी आपको समझाया था, काम करने की आज़ादी को बोलते हैं लीवे। एक्स्ट्रा कैश फ्लो इन आवर बिजनेस विल प्रोवाइड लीवे टू आवर ऑपरेशंस। हमारे बिजनेस में जो कैश फ्लो है, एक्स्ट्रा जो कैश आई है, वो थोड़ा लीवे देगी, थोड़ी आज़ादी देगी हमारे ऑपरेशंस को। पैसा ज़्यादा आ गया तो हम अपने हिसाब से अब थोड़ा सा बिजनेस कर पाएंगे, है ना। लीवे मिलेगा बिजनेस के ऑपरेशंस को। इसको एल्बो रूम भी बोलते हैं। जब आप काम करते हो तो आपकी कोनियाँ है ना भिड़ेंगी आपस में,
आप खाना खाओ या आप कंप्यूटर पे काम करो, 2 लोग 3 लोग बिठा दिए जाएं एक दूसरे के बगल में, तो उनकी कोहनियाँ यानी कि एल्बो आपस में जो है भिड़ेंगी। अगर आपको थोड़ा सा आज़ादी दे दें, आपकी कोहनियों को दूर कर दें, एल्बो रूम मिल जाए, लीवे मिल जाए, तो आपको काम करने की आज़ादी मिलती है। एल्बो रूम इज इक्वल टू योर फ्रीडम टू वर्क। चलिए 4-5 वर्ड्स हैं, डिटेल में कर लिए हैं, है ना, यही तरीका है वर्ड्स को याद करने का। अब आ जाओ फटाफट से अपने आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो डेटा प्रोटेक्शन समझो सबसे पहले क्या होती है। आपका और मेरा डेटा जो सरकार के पास भी है आधार के अंदर, है ना, फेसबुक के पास भी है, गूगल के पास भी है, ऑनलाइन भी रखा है, ऑफलाइन भी रखा है। इस डेटा को सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्ट करना। इसके लिए दुनिया भर की सरकारें बिल लेके आती हैं, कानून लाती हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल। हमारे देश में ये कानून बहुत पहले से पेंडिंग है, 3-4 साल हो गए हैं इस पर बात हो रही है, लेकिन फाइनली सरकार ने एक बिल को तैयार कर दिया है। लेकिन इस बिल में पता क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि सरकारी एजेंसीज किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती हैं, किसी का भी डेटा जो है यूज़ कर सकती हैं, उस आदमी को बिना बताए। अब ये काम ज़रूरी है क्योंकि टेररिस्ट को कभी बताया नहीं जाएगा उसका फ़ोन टैप करने से पहले। लेकिन जब भी सरकारी एजेंसीज ऐसा करेंगी तो उनको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, पार्लियामेंट को भी नहीं बताना है, बस अपना एक नोट लिख देना है एक कागज़ पे कि इस आदमी का फ़ोन हम टैप कर रहे हैं, इस पर इतना शक है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि दुनिया भर में ऐसे बिल्स बने हैं, आपने पहली बार नहीं बनाए हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं। तो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के बिल्स को आपको फॉलो करना था जहाँ पे सरकारी एजेंसीज भी जिम्मेदार होती हैं किसी का फ़ोन टैप करने के लिए, किसी का डेटा को यूज़ करने के लिए। तो आप ऐसा बिल क्यों लेकर के आ रहे हो जहाँ पे सरकारी एजेंसीज को बहुत सारी पावर्स मिल रही हैं? तो ये ईडी, यही सीबीआई कल को इस बिल्स को बुरे तरीके से मिसयूज़ भी कर सकती हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर समझ में, यही आज की समरी है। बिल को थोड़े से एनालाइज कर रहा है और थोड़ा सा वरीड है। आप यहाँ से भी देख रहे होंगे बहुत सारा लीवे दे रहा है, सरकार को आज़ादी दे रहा है ना। तो कंसर्न या वरीड टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है आज का। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव का। क्या ऐसे बिल्स को आप सपोर्ट करते हो जिसमें सरकारी एजेंसीज आंख मूंद करके पूरी पावर्स के साथ में हमारे फ़ोन्स को और हमारे पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकती हैं? दोनों तरीक़ों से बताना है ना, दोनों ही तरीक़ों से इस चीज़ को सोचना और लिखने की कोशिश करना। कमेंट सेक्शन में अपना लिखो। चलो आ जाओ, शुरू कर लें। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ पेड कमेंट में। ऐप का फ़ायदा ये है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जैसे बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का। हर कोर्स को मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, वीडियो मैं खुद ही बनाता हूँ। जैसे इस कोर्स में आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक राइटिंग कैसे करनी है, ग्रामर इंक्लूडेड है, किसी भी एग्जाम के लिए कैसे लिख सकते हो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। जब भी आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं आपको डे 1 से यानी फर्स्ट वीडियो से ही एक्सेस मिलेगा। इस कोर्स की कीमत है 699, आपको मिलता है 499 में YT 200 कोड को यूज़ करके। प्राइसेस बढ़ेंगे, GST लगना शुरू होने वाला है, उससे पहले फ़ायदा उठा सकते हो। बैंकिंग का कोर्स भी है, क्लरिकल PO, प्रीलिम्स प्लस मेंस। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो आपने अभी तक सीखा है उसको कैसे पेपर के अंदर प्रैक्टिस करना है, हर तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस कोर्स की कीमत है 199, आपको मिलता है 125 में YT कॉम्बो कोड को यूज़ करके। 10 दिनों की एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रही है इसी कोड के साथ, है ना, यूज़ कर लेना इसको। SSC का कोर्स भी है, प्रीलिम्स का, बैंकिंग का प्रीलिम्स भी अलग से 50-50 रुपये में आप इनका फ़ायदा भी उठा सकते हो। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, it has been more than 3 years since a draft bill on personal data protection was crafted by the Justice Sri Krishna Committee of Experts and submitted to the Ministry of Electronics and IT Information Technology in 2018। it has been ये हो चुके हैं और किससे ज़्यादा? 3 सालों से ज़्यादा। अच्छा भाई कब से? जब से एक कच्चा बिल, एक ड्राफ्ट बिल। अच्छा किस चीज़ पे भाई? डेटा प्रोटेक्शन पे, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे। इसको जब क्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था, लेआउट किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था पैसिव वॉइस में। और किसके द्वारा भाई? हमारे जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। और जब उसको, इस ड्राफ्ट बिल को क्राफ्ट करके सबमिट भी किया गया था इस मिनिस्ट्री को, भारत सरकार के इस मंत्रालय को 2018 में, इन 2018। तो 3 साल हो गए इस काम से, जब एक श्री कृष्ण कमेटी ने एक बिल बना करके सरकार के सामने रखा था, मंत्रालय को दिया था। आज तक 3 साल बीत चुके हैं। इट की वर्ब है हैज़ बीन, ड्राफ्ट बिल की 2 वर्ब्स हैं, वॉज क्राफ्टेड एंड वॉज सबमिटेड। वॉज यहाँ भी लगा हुआ है पैसिव वॉइस में, बिल ने किसी को सबमिट नहीं किया, बिल को सबमिट किया गया है ना, इन पैसिव वॉइस। क्राफ्ट का मतलब बता दिया मैंने आपको, बनाना है ना, किसी चीज़ को बिल्ड करना, फॉर्मुलेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, जब से ये काम हुआ है तब से 3 साल हुए हैं ना, शुरुआत बताई गई है पॉइंट ऑफ टाइम। चलो,
कह रहे 2 years since a JPC, a Joint Parliamentary Committee, was set up to scrutinize another version, the Personal Data Protection Bill या PDPB 2019. It was finally adopted by it on Monday. तो 2018 में एक बिल को बनाया, किसने बनाया? श्री कृष्ण कमेटी ने। किसको दिया? इस वाली मिनिस्ट्री को। उसके बाद इस मिनिस्ट्री ने अपना एक बिल बनाया 2019 में। आगे बात समझ में? अब आगे की कहानी सुनो। कह रहे 2 ईयर हो गए तब से, जब से एक JPC सेटअप की गई थी, सरकारी एजेंसी, सरकारी संस्था एक सेटअप की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि वो जांच करे एक दूसरे वर्जन की। और किसकी? 2019 वाले बिल की। कह रहा है ये हो गए हैं 2 साल। अब कह रहा है अब से ये 2 साल हो गए हैं और ये फाइनली अडॉप्ट किया जा चुका है ऑन मंडे, इस सोमवार को। आगे बात समझ में? तो श्री कृष्ण कमेटी ने एक बिल दिया, सरकार ने उस बिल में कुछ छेड़म छाड़ की, 2019 में उस बिल का एक वर्जन बनाया, फिर एक JPC को बिठाया। JPC में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, BJP भी बैठी है और अपोजिशन वाला कांग्रेस भी बैठा है। दोनों ने मिलकर JPC ने इस बिल को मंडे को जो है पारित कर दिया। आगे समझ में? ध्यान रखना 2 बिलों की बात हो रही है, अलग अलग बिल्स हैं, आप कंफ्यूज मत होना। एक 2019 का है, एक 2018 का है। चलो अब देखने वाली चीज़ें। JPC की वर्ब है वॉज सेटअप। सेटअप मतलब इस्टेब्लिश करना। यहाँ पे लगी हुई है पैसिव वॉइस, तो JPC इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। स्क्रूटनाइज करना, प्रोब करना, एग्जामिन करना, किसी चीज़ की जांच करना। इट की वर्ब है वॉज फाइनली अडॉप्टेड। कभी भी मिनिस्ट्री का नाम आए, डिपार्टमेंट का नाम आए, मंत्रालय का नाम आए, सरकारी योजना का नाम आए, कितने भी वर्ड्स का हो, उसका पहला लेटर बड़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। द लगाओगे, मिनिस्ट्री का नाम है तो द लगाना यहाँ भी जरूरी था। और आगे बढ़े, चलो। कह रहा बट एज रिसेंट नोट्स सबमिटेड बाय सम पैनल मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पॉइंट आउट, द ड्राफ्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द जस्टिस श्री कृष्ण कमिटी टू बिल्ड अ लीगल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑन प्राइवेसी। अब बता रहा है हुआ क्या, मामला क्या है। एक 2018 का बिल था श्री कृष्ण जी का, एक 2019 का बिल था JPC का। दोनों में फ़र्क क्या है? कह रहा है जैसा कि डिसेंट नोट्स जो है सबमिट किए गए हैं। डिसेंट नोट्स क्या होते हैं? डिसेंट का मतलब होता है डाइवर्जेंस, डिसएग्रीमेंट। अपोजिशन बैठी है ना JPC में, अपोजिशन तो बोलेगी ये बिल ख़राब है, तो वो अपनी डिसेंट के नोट्स देती है, लिख करके देती है ये बिल कहाँ पे ख़राब है। तो कह रहा है जैसा कि ऑपोजिशन के जो नोट्स हैं, डिसेंट के, डिसएग्रीमेंट के जो नोट्स हैं, और वो नोट्स जो सबमिट किए गए हैं कुछ पैनल मेंबर्स के द्वारा जो थे कांग्रेस से, द ऑपोजिशन से, है ना, ऑपोजिशन पार्टीज से थे। कह रहा है जैसा कि ये नोट्स पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं भाई? इशारा ये करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है जो 2019 वाला है, आशाओं पे खरा नहीं उतरता है, फॉल शॉर्ट ऑफ होता है उन स्टैंडर्ड्स के, उन क्राइटेरिया के जो सेट किए गए थे 2018 की कमेटी के द्वारा, श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा। और क्यों? बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे को, लीगल फ्रेमवर्क को जो आधारित हो, बेस्ड हो, और किस पे? लैंडमार्क जजमेंट पे, अपने आप में एक हिस्टोरिक जजमेंट पे। अब ये जजमेंट कौन सी है? ये वाली जजमेंट है जस्टिस के पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो थी प्राइवेसी पे। आया समझ में? तो इस 2019 वाले बिल में बहुत सारी कमियां हैं। श्री कृष्ण कमेटी के ऊपर से पांव जो है रखे गया है ये बिल, और इस बिल में कई सारे सरकारी जो है ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है दरकिनार किया गया है। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, ये वाला। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कहानी पूरी है ना। नोट्स की वर्ब है पॉइंट आउट। नोट्स के लिए एडजेक्टिव सबमिटेड। कौन से नोट्स भाई? जो सबमिट किए गए थे कुछ पैनल मेंबर्स के द्वारा। डिसेंट मैंने आपको बता दिया। ड्राफ्ट जो है ये 2019 वाले की बात कर रहा है। फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब खरा ना उतरना। स्टैंडर्ड्स के लिए एडजेक्टिव आया है सेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 = V2 = V3, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेट्स के लिए एडजेक्टिव काम कर रही है, सेट बाय। अच्छा, लैंडमार्क आप जानते ही हो, है ना, जाते हो आप जयपुर से दिल्ली तो रस्ते में माइल पोस्ट लैंडमार्क आता है ना, जो यूनिक या हिस्टोरिकल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द की डाइवर्जेंस फ्रॉम द जस्टिस श्री कृष्ण कमिटीज ड्राफ्ट बिल आर इन द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी या DPA, which shall protect the interest of data principles and the leeway provided to the union government to exempt its agencies from the application of the act। अब बता रहा है उस रिसेंट नोट में क्या लिखा हुआ था, कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2019 का बिल जो है 2018 के बिल से अलग है।
कह रहा है जो की डाइवर्जेंस है ना, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। डाइवर्जेंस बता दिया मैंने आपको, डिफरेंस डिसएग्रीमेंट। जो इंपॉर्टेंट डिसएग्रीमेंट्स हैं या डिफरेंसेस हैं, और किससे, 2018 की कमेटी के ड्राफ्ट बिल से, श्री कृष्ण कमेटी के ड्राफ्ट बिल से। कह रहा वो आर है। अब देखो पहला क्या है, पहला है सिलेक्शन में चेयरपर्सन और मेंबर्स के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के या डीपीए के। इस सिलेक्शन प्रोसेस में फ़र्क लाया गया है। और ये डीपीए कौन सी डीपीए भाई, वो जो कि प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट को डेटा प्रिंसिपल्स के। डेटा प्रिंसिपल वो लोग हैं जिनका फ़ोन टैप हो रहा है, जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सरकार यूज़ करना चाह रही है। तो ये डीपीए जो है ना, जो अथॉरिटी हमारे इंटरेस्ट को, हमारे फ़ोन टैप होंगे, हमारे इंटरेस्ट को, हमारी भलाई को ये प्रोटेक्ट करेगी। उस डीपीए के चेयरपर्सन और मेंबर को कौन चुनेगा, एक तो इसमें फ़र्क लाया गया है। दूसरा, और जो है लीवे, जो आज़ादी प्रोवाइड की गई है केंद्र सरकार को एग्जेम्प्ट करने के लिए, डिस्काउंट करने के लिए, छूट देने के लिए इसकी एजेंसीज को इस एप्लीकेशन से, इस एक्ट की। तो दो चीज़ों में डिफरेंस लाया गया है। जो हमारे को प्रोटेक्ट करने वाली जो एजेंसी है, उसका चेयरपर्सन अब सरकार ही बनाएगी, कौन बनाएगी, जिसको बनाएगी, है ना, वो एजेंसी जो है सरकार के हिसाब से ही काम करेगी। और दूसरा, सरकार अपनी एजेंसीज को अब अलग से भी एग्जेम्पशन दे रही है इस नए वाले बिल में। समझ में आ रहा है। डाइवर्जेंस की वर्ब है आर, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। दो चीज़ों में डायरेक्ट जो डाइवर्जेंस है, पहला इन द सिलेक्शन, दूसरा है लीवे प्रोवाइडेड। विच की वर्ब है शेल प्रोटेक्ट, विच आया डीपीए के लिए। डीपीए एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे कॉमा भी आना चाहिए था डीपीए के बाद, है ना। प्रॉपर नाउन्स के बाद अपने विच को लगाते हैं और कॉमा को यूज़ करते हैं। चलो, डेटा प्रिंसिपल और डेटा सब्जेक्ट दोनों ही वर्ड आप देखोगे इसी आर्टिकल में, ये वो लोग होते हैं जिनका फ़ोन टैप किया जा रहा होता है, जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सरकार जो है जासूसी कर रही होती है। कह रहा वाइल the 2018 draft bill allowed for judicial oversight, the 19 bill relies entirely on members of the executive government in the selection process of the DPA। अब दोनों की बात बढ़ेगा। पहले तो DPA की बात कर रहा है, कैसे फ़र्क आया। कह रहा है जहाँ पे, कहाँ गया, कह रहा है वाइल, जहाँ पे 2018 का जो श्री कृष्ण कमेटी का ड्राफ्ट बिल था 18 वाला, वो इजाज़त देता था, अलाउ करता था न्यायिक ओवरसाइट के लिए, न्यायिक निगरानी के लिए। हाई कोर्ट के जज साहब ऊपर बैठेंगे और वो देखेंगे किसका फ़ोन टैप हो रहा है। समझ में आ गया। जुडिशियल ओवरसाइट के हिसाब से काम होगा। यार वहीं 2019 का जो बिल है वो रिलाई ऑन करता है, डिपेंड अपॉन करता है, हिंज ऑन करता है पूरी तरीके से मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पे। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का मेंबर कौन होते हैं, सरकारी नेता बाबू अफसर। तो नेता बाबू अफसर के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है 2019 वाला बिल। और किसमें, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, डीपीए के लिए। तो 2018 वाले बिल में डीपीए की सिलेक्शन प्रोसेस करते थे हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, है ना, किसी सेशन कोर्ट के जज साहब। 2019 के बिल में कोई भी सरकारी बड़ा अधिकारी जो है डीपीए का मेंबर बनाने की प्रोसेस को सुपरवाइज कर सकता है। आगे बात समझ में। तो सरकार अपने हिसाब से सारा काम करेगी, सरकार के मुलाजिम ही इस काम को, इस बिल को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। बिल की वर्ब है अलाउड, 19 बिल की वर्ब है रिलाइज, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड करना। हिंज ऑन होता है, अपॉन भी लगा सकते हो इनके बाद, याद रखना। रिलाई ऑन और रिलाई अपॉन एक ही बात है। ऑन और अपॉन 90% जगहों पे एक ही काम को करते हैं, ज़्यादातर जगह पे एक ही बात को करते हैं, ठीक है। बस एट वैट मत लगाए ना, हिंज एट मत लगाए ना कहीं पे, ऑन या अपॉन। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, मॉनिटरिंग, सुपरविजन किसी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू द 18 बिल दैट अलाउड फॉर एग्जम्पशंस टू बी ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस from acquiring informed consent from data principals or to process data in case of matters relating only to the state of security of the state, and also called for a law to provide for parliamentary oversight and judicial approval of non-consensual access to data। देखो लंबा सेंटेंस है, कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और मज़े की बात है ये आधा है, इसके बाद और भी है, ठीक है। तो अपने आधा पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाकी का पढ़ाता हूँ। ये आधा पार्ट है इस सेंटेंस का। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू, इस वर्ड को ध्यान कर लो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, है ना। एक चीज़ सूरज, एक चीज़ जो है, एक चीज़ गर्मी, एक चीज़ ठंडी, एक दिन एक रात, ये कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं अपने, है ना, सूरज और चांद कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं। कह रहा है बिल्कुल विरोधाभास में, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। और किसके, 2018 के श्री कृष्ण बिल के, कमेटी के बिल के द्वारा जो है, वो वाला बिल जो अलाउ फॉर करता था, जो इजाज़त देता था एग्जम्पशंस की, राहत की, छूट की, जो ग्रांट की जाएंगी। और किसको, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी संस्थाओं को। और कहाँ से, एक्वायर करने से, इन्फॉर्म्ड कंसेंट को, ले लेने से, बता करके एग्रीमेंट को,
इन्फॉर्म्ड कंसेंट को, पहले से आपसे एग्रीमेंट ले लिया जाएगा। और किससे? डेटा प्रिंसिपल से। तो अगर आपके ऊपर सरकार को शक है तो सरकार आपके घर आएगी, आपकी डोरबेल बजाएगी, फिर आपको एक कागज़ में लिख के देगी आज से तुम्हारा फ़ोन टैप करेंगे अगले 1 साल तक, हमें आप पे शक है कि आप देशद्रोही हो। समझ गए ना? तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में 2018 बिल में लिखा हुआ था। और या फिर प्रोसेस करने के लिए डेटा को ऐसे मैटर्स में जो रिलेट ओनली टू करते हैं, जो संबंधित हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से, है ना। तो अगर आपका डेटा सरकार लेके जा रही है तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे ले जाएगी, देश की सुरक्षा के नाम पे ही आपका जो है निगरानी आपकी करेगी। और साथ में ये वाला बिल जो इन दोनों चीज़ों को अलाउ भी करता था और कॉल फॉर भी करता था, डिमांड भी करता था एक कानून की जो प्रोवाइड फॉर करे, जो इंतजाम करे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का। संसद के दोनों सदन ओवरसाइट करेंगे, निगरानी करेंगे मेरे डेटा के साथ क्या हो रहा है। और जुडिशियल अप्रूवल का, न्यायिक अप्रूवल का भी नॉन कंसेंसुअल एक्सेस की। नॉन कंसेंसुअल एक्सेस कौन सा होता है? वो वाला एक्सेस जिसमें आपसे कंसेंट नहीं ली गई है। आप इतने बड़े अपराधी हो कि आपको बताया नहीं जा सकता आपका फ़ोन टैप करने से पहले, है ना। तो जब आपसे बताया जाएगा तब तो ठीक है, पूरा लॉ वो बना करके आपका जो है बता करके आपकी कंसेंट लेंगे। अगर आपको नहीं बता रहे हैं तो आपका डेटा तो लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट उसको देखेगी कि उस डेटा के साथ क्या हो रहा है। जज साहब भी देखेंगे उस डेटा को कैसे यूज़ किया जा रहा है ना। तो ऐसे एक्सेस को पर्सनल डेटा को 2018 का बिल देता था। कह रहा है जहाँ ऐसा होता था अब 2019 में क्या हो रहा है। कह रहा है वही 2009 बिल एड्स पब्लिक ऑर्डर एज अ रीजन टू एग्जेम्प्ट एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्ट बिसाइड्स ओनली प्रोवाइडिंग फॉर दोज रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। तो कह रहे हैं जहाँ ये 2018 वाला ऐसा था वहीं 19 वाला बिल जोड़ देता है पब्लिक ऑर्डर नाम के रीजन को, एक बहाने को जिसका नाम है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कानून का राज। तो कानून के राज के नाम के रीजन को जोड़ देता है। और किस लिए? डिस्काउंट देने के लिए, राहत देने के लिए सरकार की किसी भी एजेंसी को इस एक्ट से। और साथ ही साथ सिर्फ प्रोवाइड फॉर करता है और किसके लिए? उन रीजन्स को रिकॉर्ड किए जाने के लिए, टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, लिखे गए तौर पे। तो अब 2019 वाले बिल में क्या करना है? कोई जज साहब से बातचीत नहीं करनी, कोई पार्लियामेंट को नहीं बताना। आप एक कागज़ पे लिख दो मैं सीबीआई का ये वाला अफसर हूँ, इस आदमी पे मुझे शक है, आज से इसका फ़ोन टैप कर रहा हूँ, बस लिख दो और फ़ोन टैप कर लो। 2019 में ये सारे के सारे 100 ओवरसाइट के जो है क्लोज निकाल दिए गए हैं। और पब्लिक ऑर्डर का बहाना लिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि हम कानून राज की, कानून व्यवस्था की जो है देखभाल करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। आ गया समझ में? लंबा सेंटेंस है, रिपीट करना शायद ठीक नहीं रहेगा, 10 मिनट और निकल जाएंगे। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप रिपीट कर सकते हो ना, आपके पास तो रिपीट बटन है ना यूट्यूब में। दैट की वर्ब है अलाउड फॉर, इन कॉन्ट्रास्ट टू आया मतलब इसका मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, है ना, अनलाइक। 2018 बिल के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया, पहली वर्ब अलाउड फॉर, दूसरी वर्ब कॉल फॉर। कंसेंट मतलब आपकी एग्रीमेंट, आपकी परमिशन। एग्जाम्पशंस टू बी ग्रांटेड, एग्जाम्पशन जो ग्रांट की जाएंगी, समझ गए ना, एग्जाम्पशंस को ग्रांट किया जाएगा, एग्जाम्पशन ग्रांट नहीं करेंगी, इसलिए पैसिव इन्फिनिटिव। कॉल फॉर चलो इस पे बाद में आएंगे। प्रोवाइड फॉर मतलब इंतजाम करना। नॉन कंसेंसुअल मतलब जिसमें आपकी कंसेंट ही ना हो, आपको बताया ना जाए। 2019 बिल की वर्ब है ऐड कर देना, एड्स। अच्छा, रीजन्स के लिए आया टू बी रिकॉर्डेड, रीजन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, रीजन्स किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो अब 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है इन राइटिंग, इस पे बनती है एक ईडियम, इन ब्लैक एंड वाइट। अगर कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है वो इन राइटिंग है या इन प्रिंट है। इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? द SC हैज़ रेप्रिमेंडेड द गवर्नमेंट ऑन द इशू इन ब्लैक एंड वाइट। SC ने लताड़ा है सरकार को इस इशू पे लिखे हुए तौर पे। ब्लैक एंड वाइट में लताड़ा है, राइट करके है ना, अपने ऑर्डर में सरकार को लताड़ा है, बोल करके नहीं लताड़ा। तो इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन रिटन फॉर्म और इन प्रिंटेड फॉर्म, याद रखना इस ईडियम को। चलो अब 1-2 चीज़ें छोटी मोटी देख लेते हैं। कॉल के बाद में फॉर आया है, इसका मतलब होता है आस्क फॉर, इसका मतलब ये भी होता है डिमांड फॉर, इसका मतलब ये भी होता है रिक्वेस्ट फॉर, है ना। मुझे ये बता दो कहाँ कहाँ फॉर गलत है। कॉल के बाद में फॉर आया है, ये तो ठीक होगा, है ना। आस्क फॉर, डिमांड फॉर और रिक्वेस्ट फॉर, इन तीनों में से किसके आगे फॉर नहीं आना चाहिए? चलो अगर आप वर्ब्स की बात कर रहे हो तो कॉल फॉर होता है, आस्क फॉर होता है, डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता वर्ब एज वर्ब, और रिक्वेस्ट के बाद में भी फॉर नहीं आता। अब ये सर पता कैसे लगेगा हमें? चारों एक दूसरे की सिनोनिम वर्ब्स हैं, कॉल, आस्क, डिमांड और रिक्वेस्ट, तो कहाँ फॉर लगाएं कहाँ फॉर ना लगाएं, तो ये आपको पता लगेगा स्क्रीनशॉट से। 14 वर्ब्स लिखी हुई हैं इसमें। इन वर्ब्स में क्या बताया गया आपको? कौन सी जो वर्ब है दूसरे की सिनोनिम है, लेकिन एक जो है प्रीपोजिशन लेगी दूसरी नहीं लेगी। जैसे इनहिबिट है मतलब रहना,
और लिव के बाद में इन लगा के बताते हो आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन दिस हाउस एंड आई इनहैबिट दिस हाउस। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, आई अवेट योर रिस्पॉन्स। अवेट के बाद में फॉर मत लगाओ। दोनों का मीनिंग एक है, लेफ्ट और राइट में सेम मीनिंग्स हैं, हर जो आपको ड्रॉ में दिख रहा है जो, लेकिन एक प्रीपोजिशन लेगी वर्ब, दूसरी वाली वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेगी। वी ऑब्जेक्टेड टू द लॉ, वी अपोज्ड द लॉ, है ना। अपोज के बाद में द जो है टू नहीं लगाना। तो ये 14 वर्ब्स हैं, इनको आपको देखना है, बार बार रिपीट करो, जितना दिमाग में बिठाओगे एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। बी सिमिलर टू, लेकिन रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता। समझ गए। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इन सारे वर्ब्स को। एक्सेस के बाद में टू यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि एक्सेस एक नाउन है। अगर एक्सेस वर्ब होता तो इसके बाद में टू नहीं आता। सारे नाउन्स और वर्ब्स के ऐसे चक्कर में आपको दिखा देता हूँ, इस स्क्रीनशॉट में रखे हुए हैं। अगर वर्ब फॉर्म होगी इन वर्ब्स की तो नो प्रेपोजिशन, लेकिन जब ये वर्ब्स नाउन फॉर्म में आ जाती हैं, अटैक जो है नाउन फॉर्म में भी अटैक ही कहलाता है, तब ये अपने बाद में प्रेपोजिशन लेगा। तो अटैक नाउन फॉर्म में ऑन लेगा, अटैक वर्ब फॉर्म में नो प्रेपोजिशन। एक्सेस नाउन फॉर्म में जो है टू लेगा, वर्ब फॉर्म में नो प्रेपोजिशन। सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा इंग्लिश में मजबूर रहोगे। जब तक आप ये नहीं बता सकते सेंटेंस में कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है, तब तक इंग्लिश में मजबूरी कायम रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों की मजबूरी कायम है, अभी भी चाहते हो कि मैं अपनी इंग्लिश को सुधारूं, भाई होम पेज पे जाओ, चैनल के रखी हुई है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चला लो, पूरा कर लो, 15 से 20 दिनों में मजबूरी तो आपकी ख़त्म हो जाएगी इंग्लिश जो है इंग्लिश के अंदर, है ना। फ़ायदा उठाना है इसका। एज JPC member from the Rajya Sabha, the Congress Jairam Ramesh rightly mentions in his recent note, the government must always comply with the bill's requirement of fair and unreasonable processing and implementing the necessary safeguards, which requires that exemptions granted in writing should at least be tabled in both houses of parliament, but that was not accepted by the JPC। अब बता रहा है डिसेंट नोट किसने लिखा है, किस आदमी ने क्या अपने डिसेंट में बताया है। जैसा कि JPC का एक मेंबर है राज्यसभा से, द राज्यसभा याद रखें, द लोकसभा द राज्यसभा, लेकिन पार्लियामेंट के आगे द नहीं आता। तो कह रहा है जो JPC मेंबर है राज्यसभा का, कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, कह रहा है जैसा उन्होंने सही मेंशन किया है अपने डिसेंट नोट में, वो ये कि जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, कंप्लाई विद करना चाहिए बिल की उस रिक्वायरमेंट से जो है निष्पक्ष यानी कि फेयर यानी कि अनबायस्ड और रीजनेबल प्रोसेसिंग की, और इम्प्लीमेंट करने की नेसेसरी सेफगार्ड्स को। तो बिल की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली है फेयर और रीजनेबल प्रोसेसिंग की, दूसरी है इम्प्लीमेंट करने की नेसेसरी सेफगार्ड्स को। कह रहे ऐसा जैसा कि इन्होंने JPC मेंबर ने लिखा भी है। कह रहे वो सेफगार्ड्स हैं जो कि रिक्वायर करते हैं दैट वो ये कि जो भी एग्जम्पशंस हैं जो ग्रांट किए जाएं, सरकारी एजेंसियों को जो भी राहत मिले, छूट मिले, वो किस में, राइटिंग में। कह रहे वो कम से कम एटलीस्ट कम से कम वो टेबल की जाए दोनों हाउसेज के सामने, पार्लियामेंट में रखा जाए कि इस साल CBI ने कितने लोगों का फ़ोन टैप किया है ना। कह रहा लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था JPC के द्वारा, JPC ने उसको माना ही नहीं। तो जयराम रमेश ने लिख करके दिया कि ये क्या कर रहे हो तुम, अपने आप ही कागज़ पे लिख करके किसी का भी फ़ोन टैप कर लोगे, अगर करते हो तो सेफ गार्ड रखो, साल के अंत में हर आदमी का नाम और क्यों फ़ोन टैप किया था वो पार्लियामेंट में आपको दिखाना पड़ेगा, उस पर बातचीत की जाएगी। तो ऐसा जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था इस आदमी के द्वारा। JPC की वर्ब है, मेंशंस गवर्नमेंट की वर्ब है, मस्ट कंप्लाई विद, अबाइड बाय, अडियर टू, तीनों का मतलब है किसी चीज़ को फॉलो करना। अच्छा, रिक्वायरमेंट थी दो चीज़ों की, फेयर और रीजनेबल प्रोसेसिंग और इम्प्लीमेंटिंग, प्रोसेसिंग और इम्प्लीमेंटिंग, है ना, ऑफ प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। विच की वर्ब है, रिक्वायर्स, विच आया नेसेसरी सेफगार्ड्स के लिए। सेफगार्ड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको सेफ रखें, है ना, प्रोटेक्ट करें। एग्जाम्पशंस की वर्ब है, शुड एटलीस्ट बी टेबल्ड, पैसिव वॉइस में। ग्रांटेड यहाँ पे एक जो है एडजेक्टिव है, वो एग्जाम्पशंस जो ग्रांट की गई थी इन राइटिंग इन ब्लैक एंड वाइट, ईडीएम आपने अभी देखी है। दैट की वर्ब है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय JPC। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आप चलो ना पीस बाय पीस, अब तो ब्रेक कर दो इसको, छोटे छोटे टुकड़े कर दो इसके। कह रहा है हिज नोट ऑल्सो पॉइंट्स आउट टू द डेंजर्स ऑफ एग्जाम्पशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कह रहा है एज इट इज ससेप्टेबल टू मिसयूज एंड नॉट लिमिटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, which is recognized by other data regulations such as Europe's General Data Protection Regulation as a viable reason for a exemption। कह रहा उसके नोट में ये भी लिखा हुआ था जयराम रमेश के, और किस बारे में पॉइंट आउट किया गया था,
उन खतरनाक चीज़ों के बारे में, डेंजर्स के बारे में, खतरों के बारे में जो थे एग्जम्पशन देने के, राहत देने के, छूट देने के, ग्राउंड पे, आधार पे पब्लिक ऑर्डर के। पब्लिक ऑर्डर मैंने बताया ना, सरकार ने अभी लिख दिया कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पे हम कुछ भी करेंगे। तो कह रहे पब्लिक ऑर्डर के नाम पे छूट देने के जो डेंजर्स हैं उनकी तरफ भी पॉइंट आउट इस आदमी ने किया। कह रहा है क्योंकि ये ससेप्टिबल है, ये वल्नरेबल है, ये प्रोन है, ये डिफेंसलेस है मिसयूज के सामने, दुरुपयोग के सामने, और ये लिमिटेड टू नहीं है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए। आप अगर देश की सुरक्षा की बात करो तो मान लेते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर का क्या मीनिंग है? किस चीज़ की सुरक्षा करोगे इसमें आप, है ना? तो ये मिसयूज भी हो सकता है और सिर्फ देश की सुरक्षा तक लिमिटेड नहीं है, उसके बाहर भी यूज़ किया जा सकता है। कह रहे ये देश की सुरक्षा का कानून वो कानून है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है दूसरे कंट्रीज़ के, एडवांस कंट्रीज़ के डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो है लॉज के द्वारा, और कैसे एक वाइबल रीजन के तौर पर, एक अप्रोप्रिएट कारण के तौर पर एग्जम्पशन के लिए। तो इस आदमी ने यही लिखा कि ये ठीक नहीं है पब्लिक ऑर्डर वाला जो आप लिख रहे हो। यूरोप के अंदर भी लॉ बने हुए हैं, वहाँ पे देश की सुरक्षा की बात की जाती है, आपका ये पब्लिक ऑर्डर वाला मिसयूज के ससेप्टेबल है। नोट की वर्ब है पॉइंट्स आउट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मतलब आधार पे, इट की वर्ब है इज, ससेप्टेबल टू, वल्नरेबल टू, प्रोन टू, सबका मतलब है किसी चीज़ के सामने डिफेंसलेस होना। बताया ना इनके बाद में टू आएगा ही आएगा, है ना? इम्यून टू इनका जो बिल्कुल एंटोनिम होता है। इम्यून का मतलब होता है किसी चीज़ पर फर्क ही ना पड़ना आप पे, एकदम आप डिफेंड कर लेते हो किसी चीज़ को। इसके बाद में भी टू आता है, इम्यून टू। अच्छा, विच की वर्ब है इज़ रिकॉग्नाइज्ड, यह है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइबल का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, फीजिबल, लॉजिकल। करेंट अक्टूबर 21 द ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली फीचरिंग प्राइवेसी कमिश्नर्स फ्रॉम ओवर 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द EU या यूरोपियन यूनियन, Japan and the UK came up with a clear resolution on principles for government access to personal data। कह रहे अक्टूबर 21 में एक और बात हुई है। दुनिया की जो ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली है जो फीचर करती है, जिसमें शिरकत करते हैं प्राइवेसी कमिश्नर, डेटा प्रोटेक्टर, और कहाँ से? 19 देशों से, जिसमें शामिल है वो वाले जो आए हैं यूरोपियन यूनियन से, जापान से और UK से। कह रहे ये जो ग्लोबल असेंबली है ना, ये केम अप विद हुई, ये अशर इन हुई, ये लेकर के आई, इंट्रोड्यूस किया इसने एक साफ साफ रेजोल्यूशन को, साफ साफ से ठहराव को। रेजोल्यूशन का मतलब होता है जो है ठहराव, है ना, कमिटमेंट। और ये किसके लिए? उन प्रिंसिपल्स के लिए, कानूनों के लिए जो हैं सरकार के एक्सेस को पर्सनल डेटा के लिए। तो ये भी तो आप फॉलो कर सकते थे ना। अक्टूबर 21 में एडवांस कंट्रीज़ ने अपना रेजोल्यूशन बना लिया है, सरकार कब जो है अपनी नाक कहीं घुसाएगी और कब नहीं घुसाएगी, तो आपको भी इनको फॉलो करना चाहिए। असेंबली की वो है केम अप विद, पास्ट टेंस में, पास्ट डेफिनिट। फीचरिंग मतलब फीचर करने वाली, इसमें इतने लोग फीचर किए थे ना, शिरकत किए थे। एक्सेस के बाद में टू आया है, गवर्नमेंट एक्सेस एक नाउन है, इसकी जो है प्रेपोजिशन है टू, गवर्नमेंट एक्सेस टू डेटा। बढ़े आगे, कह रहा है इन इट्स रेजोल्यूशन द असेंबली आस्क्ड फॉर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन लीगल बेसिस एंड द नीड फॉर क्लियर एंड प्रिसाइज रूल्स, प्रोपोर्शनैलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, डेटा सब्जेक्ट राइट्स, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड इफेक्टिव रेमेडीज एंड रिड्रेस टू द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड। तो इनके कानून बिल्कुल निष्पक्ष हैं यूरोपियन यूनियन के और जापान वाले। कैसे? कह रहे ये जो रिजोल्यूशन है, अपने रिजोल्यूशन में इस असेंबली ने आस्क फॉर किया, डिमांड किया, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और लीगल बेसिस को, कई कानूनों को और कानूनी आधारों को, और किस पे और किस चीज़ को? उस नीड को इन्होंने आस्क फॉर किया, ज़रूरत को, जो है साफ साफ और छोटे छोटे रूल्स की, प्रिसाइज और सटीक रूल्स की, साफ साफ रूल हो, प्रोपोर्शनैलिटी भी हो, बैलेंस भी हो। ऐसा नहीं है कानून, आपका अपराध तो छोटा सा और आपके घर की भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, आपके बेडरूम की भी, तो जितना अपराध हो उतना ही ताक झाक सरकार करेगी। प्रोपोर्शनैलिटी हो, है ना, बैलेंस हो, और ट्रांसपेरेंसी हो, है ना, सबके सामने रखा जाए, जो लोग सरकारी हैं उनके सामने पता हो कि क्या हो रहा है। डेटा सब्जेक्ट के राइट्स भी हों, अगर आपका फ़ोन टैप भी हो रहा है तो भी आपके कुछ अधिकार तो हों। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो, निगरानी जो इंडिपेंडेंट हो, सरकार ही कहीं टैप ना कर रही हो, सरकार ही निगरानी भी ना कर रही हो, है ना। इफेक्टिव रेमेडीज़ हों, सोल्यूशन हो, क्योर हो और रिड्रेस हो उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अफेक्टेड हैं, जो प्रभावित हैं। तो ऐसा इन्होंने बोला है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ, रूल्स के साथ में होगा। अपनी मन मर्जी से किसी का भी डेटा, किसी का भी फ़ोन कॉल आप टैप या मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। आगे समझ में? असेंबली की वो है आस्क फॉर, प्रोपोर्शनैलिटी मैंने आपको बता दिया, कमेंसुरेबिलिटी, बैलेंस, दो चीज़ें जब आपस में कंपेरेबल होती हैं तो वो प्रोपोर्शनेट होती हैं। ओवरसाइट मतलब निगरानी, रेमेडी मतलब क्योर, सोल्यूशन, रिड्रेसल, है ना। रिड्रेस और रिड्रेसल एक ही बात है, रेमेडी का इस जो है सिनोनिम होता है, रिड्रेस या रिड्रेसल, है ना, एक ही बात है।
इंडिविजुअल अफेक्टेड वो हैं जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं और जिनको डेटा सब्जेक्ट भी बोलते हैं। डेटा सब्जेक्ट, डेटा प्रिंसिपल इज इक्वल टू पर्सन जिसका फोन टाइप किया जा रहा है। Whereas the JPC's adoptions of the draft bill and the dissent notes appended to it suggest it has fallen short of standards protecting privacy rights of individuals against blanket misuse by the state। तो कह रहा अगर पूरी बात को समझें जो दुनिया भर में हो रहा है और जो भारत में हो रहा है, तो कह रहे जो JPC का अडोप्शन है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो अडोप्शन है 2019 वाले ड्राफ्ट बिल का, और जो डिसेंट नोट्स आए हैं अपोजिशन से जो अपेंड किए गए हैं इस बिल के लास्ट में जोड़ दिए गए हैं, स्टेपल कर दिया गया है जिनको, है ना। कह रहे जो सजेस्ट करते हैं ये दोनों चीज़ें जो बताती हैं हमें क्या बताती हैं, ये बिल खरा नहीं उतर पाया है, फॉलन शॉर्ट हो गया है उन स्टैंडर्ड्स के, उन क्राइटेरिया के जो प्रोटेक्ट करते हैं प्राइवेसी को, प्राइवेसी राइट्स को इंडिविजुअल के, और किसके द्वारा, ब्लैंकेट मिसयूज़ के अगेंस्ट सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो सरकार आंख बंद करके किसी का भी डेटा नहीं निकाल सकती, ब्लैंकेट मिसयूज़ नहीं कर सकती, इसके खिलाफ हमें राइट्स देते हैं। इन सभी राइट्स के ऊपर ये बिल खरा नहीं उतरता है। अडॉप्शन और डिसेंट नोट्स दोनों की वर्ब है सजेस्ट। डिसेंट नोट्स के लिए एडजेक्टिव आया अपेंडेड टू मतलब जुड़े हुए। इट की वर्ब है हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ। स्टैंडर्ड्स के लिए एडजेक्टिव आया प्रोटेक्टिंग, वो स्टैंडर्ड्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लैंकेट मिसयूज़ का मतलब होता है स्वीपिंग या एब्सोल्यूट मिसयूज़। देखो ब्लैंकेट को यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। द सेंटर हैज़ पुट अ ब्लैंकेट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। सरकार ने एक ब्लैंकेट बैन इशू कर दिया है एंटीवायरल ड्रग्स के एक्सपोर्ट पे। अब ये ब्लैंकेट बैन पता है कैसा है, चाहे कोई कंट्री तुम्हारी दुश्मन हो, चाहे तुम्हारी दोस्त हो, चाहे एक दवा चाहिए हो, चाहे 10 दवा चाहिए हो, एंटीवायरल को देश के बाहर जाना बैन है। ब्लैंकेट मतलब एब्सोल्यूट स्वीपिंग, जिसके ऊपर कोई भी कंडीशन दूसरी ना लगे। तो ऐसा ही ब्लैंकेट मिसयूज सरकार भी करती है चीज़ों का, है ना। वही यहाँ पे ब्लैंकेट को हम यूज़ कर रहे हैं उसी वर्ड को। करेक्ट इज नाउ द टास्क ऑफ पार्लियामेंट टू टाइटन द प्रोविजंस फर्दर एंड ब्रिंग देम इन कंफॉर्मेंस विद 2018 बिल। कह रहा है अब ये टास्क है, काम है पार्लियामेंट का कि वो टाइट करे, वो और कड़ा करे सारी प्रोविजंस को और आगे, और लेकर के आए उनको कन्फॉर्मेंस में, हिसाब से कन्फॉर्मेंस में 2018 बिल के। समझ गए ना। तो अभी ड्राफ्ट बिल बनाएंगे, अभी पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी, तो पार्लियामेंट का काम है बहस करके ढंग से इसको 2018 वाले श्री कृष्णा कमेटी के हिसाब से बनाए। 2019 वाला बिल जो है बड़ा बदमाश है। आगे समझ में। इट की वर्ब है इज इन कन्फॉर्मेंस। देखो कौन मतलब साथ में, फॉर्म मतलब रूप, इन कन्फॉर्मेंस विद का मतलब है एक रूपता में, है ना। जब दो चीज़ें एक रूप में होती हैं तो पहली चीज़ इन कन्फॉर्मेंस विद जो सेकंड चीज़ होती है, इसको इन एग्रीमेंट विद भी बोलते हैं, इन अकॉर्डेंस विद भी बोलते हैं, और अकॉर्डिंग टू भी बोलते हैं। इन कन्फॉर्मेंस विद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर अब मेरे ख्याल से उतना नहीं रहा होगा। मैंने कोशिश आपको ऐसे की है जैसे मेरे दिमाग में बैठती है ना चीज़ें। मैंने आपके सामने कैसे पढ़ा, मुझे 2-2.5 मिनट लगते हैं एक आर्टिकल को पढ़ने में, तो जैसे 2.5 मिनट में मैं अपने आप में अपने दिमाग में जो क्लैरिटी लाता हूँ वही 40 मिनट में आपके दिमाग में भी लाऊँ, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दिया करो ताकि चैनल आगे तक पहुँचे और लोगों तक। और हाँ, आज का क्विज़ देख लेते हैं। आर्टिकल में आपका खूब दिमाग खप गया, इसलिए क्विज़ को मैंने आसान सा बनाया है। सारे तुम देखते बता दोगे सिवाय इस जो एरर वाले क्वेश्चन को, है ना। लीवे क्या होता है, हाईवे होता है, सर्विस लेन होती है, अब आपको पता लग चुका है। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, बिना उत्साह के या बिना कलर्स के, आप जानते हो। प्रोपोर्शनेट को किसका सिनोनिम बताएं, कमेंसुरेट का बताएं या एक्सट्रीम का बताएं, ये भी आप जानते हो। इस वाले के अंदर मैं आपको दे देता हूँ 2 हिंट्स, 2 जगह आपको मिलेंगे जो है 2 एरर्स। पहला तो इस रिसेंबल वर्ड को देखना, इसके बाद में प्रेपोजिशन आती है या नहीं आती, और दूसरा आप इस इम्पैक्टिंग नाम के जीरंड को देखना, इस वर्ब की सेमी वर्ब फॉर्म को देखना, क्या इसके बाद ऑन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, हिंट दे दी है, 5 में से 5 मार्क्स मिलने चाहिए। अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताना फर्स्ट कमेंट में। इसी वीडियो के नीचे मैं इनके सारे आंसर्स को पोस्ट कर रहा हूँ, पिंड कमेंट में, है ना, वहाँ से आंसर्स को निकाल लेना। अंटिल देन कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साइनिंग आउट।